अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, बानी तहरीक इंसाफ ने भूख हड़ताल पर जाने का इंदिया दिया है। कोई डेफिनेट डेट अभी तक उन्होंने नहीं दी, लेकिन वो और उनकी पार्टी के कई रहनुमा इस हवाले से मुसलसल एक हाइप क्रिएट करते नज़र आ रहे हैं, एक बिल्डअप क्रिएट करते नज़र आ रहे हैं और हुकूमत को धमकाते हुए नज़र आ रहे हैं। भूख हड़ताल पर जाने की वो वजह क्या बताते हैं? वजह वो ये बताते हैं कि जेल में उनके साथ नारवा सलूक हो रहा है, पार्टी रहनुमाओं से उनको मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, और फिर वो ये भी कहते हैं कि अदालती मामलात पर भी हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे केसेस नहीं लग रहे। अली अमीन गंडापुर साहब ने इस मौके पर यह कहा कि बानी पीटीआई बड़े संजीदा हैं भूख हड़ताल पर जाने के लिए, और जब वो भूख हड़ताल पर जाएंगे तो फिर पूरी कौम भूख हड़ताल पर जाएगी, यानी जो जो पीटीआई को सपोर्ट करता है वो सब भूख हड़ताल पर जाएंगे। तो सवाल ये कि क्या वाकई पीटीआई को इस भूख हड़ताल पर जाने का जो एक पॉलिटिकल टूल है वो क्या वाकई वो इस्तेमाल करेंगे, और फिर क्या इससे कोई फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? इसी पर बात कर लेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो हैं सीनियर तज़कियाकार नज़मुल साक़िब साहब, राव खालिद साहब और साक़िब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नज़मुल साक़िब साहब, एक भूख हड़ताल की थी महात्मा गांधी ने, और उन्होंने की थी ब्रिटिश राज के ख़िलाफ़, ज़ाहिर है सिविल लिबर्टीज़ के लिए की थी, मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए की थी, सियासी और कुछ सोशल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए की थी। आपको लगता है कि बानी तहरीक इंसाफ की भूख हड़ताल के पीछे भी इतना ही वसी तर मफाद, कौमी मफाद, अवामी मफाद है? ज़रूरी नहीं है कि कौमी मफाद ही हो, यानी मकसद, उसमें ज़ाती मफाद भी हो सकता है, अच्छा। आपकी पार्टी का मफाद भी हो सकता है, मुल्क का मफाद हो सकता है अपने तईं। रमीन, ओरलांडो सपाता नाम का एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था क्यूबा में जी। उसने ऐसे ही कोई कंटेम्प्ट वगैरह केस में उसको 13 दिन की सजा हो गई। 13 दिन से वो बाहर निकला, जब आया तो उसने कोई नाफरमानी टाइप, कोई डिसोबीडियंस टाइप चीज़ें शुरू कर दी और हुकूमत के खिलाफ बात शुरू कर दी। ये वो वक्त है जबकि फिदेल कास्त्रो जो कि पिछले 50-60 साल से हुक्मरान था, वो बाकायदा तौर पे मौजूद था, तो बड़ा मुश्किल था किसी का आवाज़ निकालना और बात करना। जब वो 13 दिन के बाद बाहर आता है और उसकी नहीं, यानी वो नहीं मानता वो बात जो कि हुकूमत वक्त उससे कह रही है, तो वो फिर बाकायदा तौर पे तहरीक चलाने की कोशिश करता है और अब उसको 36 साल की 36 ईयर्स की सज़ा होती है। उसी सज़ा के दौरान वो 80 दिन के लिए भूख हड़ताल में चला जाता है। कहता है जी मेरे पास टीवी नहीं है, मेरे पास फ़ोन नहीं है और मेरे पास स्टोव नहीं है। ये जो आपने खान साहब का गिनाया ना, सलूक नहीं ठीक, मुलाकात की इजाज़त नहीं है, केसेस नहीं लग रहे, तो इस तरह के उसने 3 बताए। और उसके बाद ये हुआ कि 42 साल की उम्र में 2010 में इत्तफाक से मैं उस वक्त उसी मुल्क में था, क्यूबा में, उसकी डेथ हो जाती है। अब ये कि वो तो था, एक डिक्टेटरशिप थी, एक ऐसा हिसाब किताब था जिसपे कि आप चू नहीं कर सकते, चरान तो दूर की बात है। इस वक्त अगर खान को वो जाते हैं यानी भूख हड़ताल में, तो 2-3 बातें बड़ी जरूरी हैं सबसे पहले समझनी जी। क्योंकि आपने ये जो इंट्रो में अपने बताया ना कि कुछ और लोगों ने भी कहा है कि हम भी चले जाएंगे, ये भूख हड़ताल वो वाली नहीं है कि आपने मसलन कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, तो 80 दिन तो नहीं गुजरते ना। तो उसमें ये होता है कि इसमें कोई कायदा कुलिया नहीं है कि भूख हड़ताल आप करने जाएंगे तो आप फालसे का यानी शरबत नहीं पी सकते या आप दूध नहीं पी सकते, तो कितना खाना खाना है। अब असल आप कह सकते हैं जी रोटी नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे। तो वो लोग जो कि इनकी ततिब्बों में, इनकी तकलीद में हो सकता है वो कहें कि हम बिल्कुल नहीं खाएंगे और वो बिल्कुल कुछ ना खाएं, उन दोस्तों के लिए, बहन भाइयों के लिए गुजारिश है कि 3 दिन के बाद जो है वो हालत बहुत बुरी हो जाती है। तो इसको ज़रा समझ लीजिएगा कि भूख हड़ताल का मतलब क्या है। ये तो हुई बड़ी बुनियादी बात, क्योंकि अगर वो वाकई चले जाते हैं तो उनके तो फॉलोअर्स बेशुमार हैं, तो उनमें से अगर किसी ने इस तरह का किया तो उनको ये पता होना चाहिए। देखिए इस वक्त जो है ना वो सूरत हाल ये है कि लग ये रहा है कि खान की बात ना मानी गई है, ना ही खान ने वो बातें मानी हैं जो उनसे कहा गया। मिसाल के तौर पे बाहर चले जाइए, डील कर लीजिए, यहां से जाइए, उस पे भी वो नहीं माने। फिर ये कि भूख हड़ताल में क्यों जाता है आदमी? हमारे यहाँ तो रिवायत है कि आपके ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं जी, आपके दिल में सुराख हो जाता है, आपको अचानक कमर में इतना शदीद दर्द उठता है कि सिवाय लंदन के डॉक्टरों के और किसी के पास उसका इलाज नहीं होता। अब खान ने ये वाला रास्ता नहीं चुना,
ना उसके ब्लड प्लेटलेट्स कम हुए हैं, ना ही उसने कोई डील करने की बात की है। लिहाजा ये आखिरी रिजॉर्ट लग रहा है, ये आखिरी लग रहा है हरबा कि वो ये कह रहा है कि जी मैं भूख हड़ताल पे जा रहा हूं। कितने दिन चलती है, कब शुरू होती है, कितने दिन चलेगी, ये तो खान साहब जानते हैं। मुझे ये पता है कि इसमें चूंकि खान साहब की उम्र को अगर देखा जाए ना तो वो शायद ज्यादा दिनों के मुतहम्मिल ना हो सके, लेकिन उनके बारे में तो सुना है कि वो बाकायदा तौर पे जेल में वर्जिश करते हैं, उनकी ट्रेडमिल है वगैरह वगैरह। तो इन सारे अवामिल को देखने के बाद मैं ये यानी अब मेरा तज्जिया ये कहता है कि इसका हुकूमत पे बहुत बड़ा प्रेशर होगा। याद रहे कि ऑरलैंडो सपाता तो बेचारा अकेला था ना, तो खान के पीछे तो बहुत लोग हैं। मुल्क में क्या सूरत हाल होगी, ऑलरेडी मुल्क से बाहर से आवाजें आनी शुरू हो गई हैं कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, मैंडेट चोरी हुआ वगैरह वगैरह। इस सूरत हाल में एमनेस्टी इंटरनेशनल, एशिया वॉच यानी किस्म की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेसी को बड़ा समझते हैं, जी बड़े चैंपियन हम हैं, उनका बीच में कूदना नजर आता है। लेकिन ये एक रिस्क होगा जो खान लेगा, और इस रिस्क को आई होप कि इनके साथी जो इस वक्त बिखरे तितर बितर हैं वो इसको जरा संजीदगी से देखें कि क्या वाकई ये आखिरी चीज है कि क्या कोई और चीजें हैं। मिसाल के तौर पे ये जो आपकी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है, यहां से इब्तिदा क्यों नहीं करते? सही बात है, आप थोड़ा सा जरा जमीनी हकायक को भी समझे। तो मेरे ख्याल में रामीन, ये फैसला कि भूख हड़ताल पे जाना है, एंड नोइंग इमरान खान अगर वो इसमें आ गए तो वो फिर इसको आखिर तक लेके जाएंगे ना, वो आखिरी बॉल तक खेलते हैं। लिहाजा इसमें बड़ा सोच विचार की जरूरत है, खास तौर पे पीटीआई वालों की, और लम्हा फिक्रिया है यानी हुकूमत वक्त के लिए। राव खालिद साहब, ये जो मसाइल हैं जो उन्होंने बताए बानी तहरीक इंसाफ ने, जेल में नारवा सलूक है, फिर पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें नहीं हो रही, फिर अदालती मामलात हैं, आपको नहीं लगता कि इस सारी चीज़ें हल तो हो सकती हैं? हुकूमत के हाथ में तो है मुलाकातें करने दे, भाई क्यों नहीं मुलाकात उस दिन करने दी जब ये सारे वापस आ गए? फिर अगर जेल में कोई नारवा सलूक हो रहा है उसको डील कर लें, हैंडल कर लें। तो बात उस नहज तक पहुँचानी कि वो भूख हड़ताल पर जाएँ और यहाँ पर एक प्रेशर आ जाए हुकूमत के अपने ऊपर, बाद में भी तो बातें माननी पड़ेंगी, तो फिर अभी क्यों नहीं कर लेते? अच्छा, ये चीज़ें तो हैं, लेकिन उन्होंने जो बुनियादी तौर पे जो भूख हड़ताल का जो इंदिया दिया है वो इन चीज़ों की वजह से नहीं दिया। अच्छा, उन्होंने जो फैसले हो रहे हैं या जो ट्रायल्स हो रहे हैं उनके हिसाब, उन पे वो फेयर ट्रायल की बात की है उन्होंने कहा लाइक्स और डिसलाइक्स पे फैसले नहीं होने चाहिए, मुकदमात के फैसले जैसे भी हों, मेरिट पे हों, कानून के मुताबिक हों। तो वो बुनियादी तौर पे जो उनके एतराज़ात हैं वो फेयर ट्रायल के हवाले से हैं, और उस हवाले से उन्होंने कहा कि अगर ये बात नहीं मानी जाती या इस पे नहीं अमल किया जाता तो वो सोच रहे हैं कि वो भूख हड़ताल करें। बाकी जो चीज़ें हैं उनके जो बाकी जिन हालात से वो गुजर रहे हैं, मुल्क में डिक्टेटरशिप तो नहीं है, लेकिन जब मैं अभी देख रहा था भुट्टो साहब जब जेल में थे, इसी जेल में थे, लेकिन वो और जगह पे होती थी, डेथ सेल में भी थे, वो सारी मुझे इतनी सिमिलैरिटीज उसमें नजर आई, तो मुझे यानी हैरत हुई कि डिक्टेटरशिप को हम ताना देते हैं कि जी डिक्टेटर इस तरह करते हैं, डिक्टेटर उस तरह करते हैं। अगर मुंतखब हुकूमतें भी उसी किस्म का रवैया अख्तियार करती हैं तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है? नजर आई आपको राव खालिद साहब? सिविल हुकूमतों की सिमिलैरिटीज ये है कि उनको डेथ सेल में रखा गया, भुट्टो को पॉलिटिकल प्रिजनर थे जो कि अब सुप्रीम कोर्ट भी मान गई है आखिर पे आके। ठीक है। फिर उनके दांत का उनको मसला हुआ, प्रॉब्लम हुआ, पीप पड़ गई दांतों में उनके, उसके बाद उनके वजन लूज करना शुरू किया, कुछ 40 पाउंड कम हो गया। उनके फिजिशियन जो थे उनको जब उन्होंने उससे मुझे दिखाया खान साहब के पास तो नहीं सारी सहूलियात, जब उनको मसाइल हुए थे सेहत के भी या बुशरा बीबी को हुए थे तो उनको जो उनका डॉक्टर है शौकत खानम का, वहां पर चेक करवाया था, सारी रिपोर्टें सामने आई थी, फिर सारी सहूलियात अंदर एक्सरसाइज की सहूलियात हैं, खाने पीने की हैं। तो आप सिमिलैरिटी जो ड्रॉ कर रहे हैं वो रिपोर्ट वैसे अभी तक सामने नहीं आई, जो आप रिपोर्ट कह रही है ना वो अभी तक सामने नहीं आई ना। उनकी मर्जी से डॉक्टर से चेकअप कराया गया था, डेथ सेल में भी नहीं है खान साहब, वो कराए गए थे, यही भुट्टो साहब के साथ किया गया था। उनकी मर्जी के डॉक्टर से चेक नहीं कराया गया, उनकी मर्जी से डॉक्टर्स ने टेस्ट नहीं लिए, उनकी मर्जी से लेबोरेटरी से टेस्ट नहीं हुए, उनके टेस्ट अभी तक पब्लिक नहीं हुए।
तो ये मैं बिल्कुल आपको फैक्ट बता रहा हूँ, और साकिब बशीर इसकी तायद करेंगे। वो इतना अरसा शोर मचाते रहे हैं कि जी ये थे। एक वो कादर पटेल साहब ने एक पब्लिक किया था टेस्ट, अगर आपको याद हो, उन्होंने कहा था कि जी उनके वो यूरिन के टेस्ट से तो फलां असरात मिले और इस किस्म की उन्होंने बात की थी जी। तो इस किस्म के वो हुए थे सारी चीजें। अच्छा। तो बात ये है कि उन्होंने वो टेस्ट कराना चाहते हैं। भुट्टो साहब ने कहा मुझे हॉस्पिटल ले जाएं, अगर आपको लगता है मैं फरार हो जाऊंगा तो मैं इस मुल्क के लोगों को छोड़ के नहीं जाऊंगा कभी भी। मेरा मरना जीना यहाँ पे है, मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने यहीं रहना है। तो आप उसके इर्द गिर्द जो भी सिक्योरिटी आप लगाना चाहते हैं, तो वो इस किस्म की वो उन्होंने काफी, उनका खत एक बाकायदा इस पे आया था जिसमें उन्होंने पूरा बताया। उनको कोई फैसिलिटी नहीं दी गई। डेंटिस्ट उन्होंने कहा कि अगर होगा तो इधर जेल में आके जो भी इक्विपमेंट उसका होगा वो यहीं से आके आपको ट्रीट करेगा, वो स्टेरलाइज हो ना हो। तो इस किस्म की सूरत हाल उसको करनी पड़ी। लेकिन ये क्यों हम करते हैं मुझे समझ नहीं आती। एक जो जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलतें हैं सबको मिल रही होती हैं वो दें। अब टीवी के भी कहते हैं टीवी जेल मैनुअल में सहूलत है, सबको मिलती है। ठीक है। अब इमरान खान को खास सहूलत के तौर पे हमें बताया जाता है उसको दे दी गई है। तो ये चीजें हैं। दूसरी जो ये हिकमत अमली है, ये तो एक सियासी पॉलिटिकल जो जैसे सिविल नाफरमानी की बात की नजू साहब ने, बाकी जो होती हैं प्रोटेस्ट होते हैं ये उसका एक हिस्सा होता है। या रोज आए दिन मुख्तलिफ यूनियंस के लोग भूख हड़ताल कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ जमातें कर रही होती हैं, मुख्तलिफ टाइम पे कर। भुट्टो साहब ने भी भूख हड़ताल की थी इसी मसले के ऊपर। उन्होंने कहा था कि मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा और मैं भूख हड़ताल पे जा रहा हूँ। तो इस तरह से ये एक हिकमत अमली का हिस्सा है और सियासतदान ये करते हैं उस हिकमत अमली के तौर पे। उसका इम्पैक्ट क्या होगा ये यकीनन देखने की बात है, क्योंकि इस वक्त जिस किस्म की इंटरनेशनल सपोर्ट पाई जाती है इमरान खान के हवाले से, तो वो फिर काफी हुकूमत के लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन पैदा हो जाएगी अगर वो करेंगे तो। और मेरा ख्याल है वो भी इसी नुक्ते को मद्देनजर रख के करना चाह रहे हैं ताकि जो बिल्ड जितना प्रेशर वो बिल्ड कर सकते हैं हुकूमत में वो करें। ठीक है साकिब, क्या इतनी ही बुरी हालत है खान साहब की जेल में जितनी भुट्टो साहब की थी? और दूसरा ये कि आपको लगता है कि भूख हड़ताल एक इफेक्टिव पॉलिटिकल टूल के तौर पर यूटिलाइज हो सकती है? नहीं, इफेक्टिव टूल तो हो सकता है, उस पर डेफिनेटली पीटीआई जो है वो फुल फ्लैज जो है वो उसको इस्तेमाल तो करेगी। लेकिन जो जेल की सूरत हाल है अगर हम बात करें, ये 5 अगस्त 2023 को इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए थे और आज जब हम बात कर रहे हैं तो 6 जुलाई 2024 है, मतलब 11 माह उनको हो गए हैं जेल में। और कमोबेश तकरीबन 18 से 20 ऐसे केसेस हैं जिनमें किसी में उनकी ज़मानत हुई, किसी में बरी हुए, और ये रिलीफ उनको जो है वो मुख्तलिफ केसेस में ड्यूरिंग इस टाइम के उनको मिल चुके हैं। और वैसे जो चीज़ है मेरा ख्याल है ज़्यादा पॉजिटिव जो साइड है उसकी कि वो उस तरह बीमार नहीं हुए कि उनको किसी हॉस्पिटल में जो लाना पड़ा। तो माजी में हमने देखा, पिछली बल्कि दौरे हुकूमत में भी पीपल्स पार्टी से भी, मुस्लिम लीग नून से भी, जितने भी रहनुमा इंक्लूडिंग नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, जब उनको गिरफ्तार किया गया तो वो जेल के हॉस्पिटल में या बाहर किसी हॉस्पिटल में उनको लाया गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, चेकअप के लिए लाया गया, उनके टेस्ट हुए। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो इस हवाले से कम जेल से बाहर उनको ऐस सच कोई इस किस्म का कोई मामला नहीं हुआ कि उनको बाहर उन्होंने कहा कि मुझे लेकर जाएं। अंदर वो वही बात है कि फिजिकली वो वर्जिश भी करते हैं, वैसे वो जो मीडिया इंटरेक्शन उनका होता है उसमें तो फिजिकली वो बिल्कुल मेंटली भी और फिजिकली फिट बज़ाहिर जो है वो नजर आते हैं। अब जो उन्होंने जो भूख हड़ताल वाला मामला किया है इसके असरात डिफरेंट है। उनको 3 सजाएं हुई, एक 30 जनवरी, एक 31 जनवरी और एक 3 फरवरी को। तीनों सजाएं जो हुई इसमें जो उनके मुखालिफिन है इंक्लूडिंग मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग, वो ये कहते हैं कि ये फेयर ट्रायल नहीं हुआ, ठीक है, और बगैर फेयर ट्रायल के सजाएं हो गई। अब ये कोई आम जो बंदा नहीं था, आम कोई मुलजिम नहीं था, बल्कि एक्स प्राइम मिनिस्टर था। और उन 3 केसेस में, तीनों केसेस की डिफरेंट नेचर थी, बड़ी हाई नेचर थी। एक इद्दत का केस जिसमें आज तक इस किस्म का कोई केस नहीं आया, सजा नहीं हुई, वो आप सुन रहे थे। एक साइफर का केस जिसमें इतनी हाइप गवर्नमेंट ने बनाई, और उसके बाद तीसरा जो है वो तोशा खाना का केस, उसमें उन्होंने करप्शन किया। तो तीनों केसेस में उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला, ये एडमिटेड जो है वो चीजें हैं। अब वो 11 माह हो गए हैं वो जेल में। इद्दत वाले केस में नेक्स्ट वीक में वो केस कंक्लूड होने का जो है वो इम्कान है। अगर उनको रिलीफ मिलता है
तो उस लीव से पहले ही हुकूमत वक्त ने, एहसन इकबाल साहब ने कहा था कि वो 5 साल की उन्होंने बात की पहले कि 5 साल के लिए अंदर रखना। फिर जब जिस दिन ये पिछले हफ्ते जो है फैसला आना था जो सजा मुअत्तली का, उस वक्त भी मुख्तलिफ जो वजीर थे वो ये कह रहे थे किसी और केस में गिरफ्तार हो सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने भी एक केस की मंजूरी दी है, FIA नैब वही केसेस जो है वो भी तहकीकात कर रही हैं। तो जो ये सिनेरियो है, जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के हवाले से उन्होंने बुनियादी तौर पर ये जो भूख हड़ताल का ऐलान किया है कि ये कोई मतलब तरीकाकार नहीं है कि आप जो है वो 20 केसेस ड्यूरिंग मेरी जो गिरफ्तारी है, अरेस्ट है या कैद के दौरान, वो मैं भुगत चुका हूँ। मुख्तलिफ केसेस जो बाहर चल रहे थे और 3 ट्रायल जो है वो अडियाला जेल में, 4था ट्रायल जो है वो चल रहा है, और उसके बाद भी अगर रिहाई का इम्कान बनता है तो नए केसेस की तैयारी हो रही है। तो ये जो एक सिनेरियो है, इस सिनेरियो के हवाले से, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 8 फरवरी इलेक्शंस के हवाले से पिटीशन डाली हुई है, या जो बुनियादी इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियां हैं उनके हवाले से उनकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है, उसको जो है वो टेकअप नहीं किया जा रहा, उसका हवाला भी उन्होंने जो है वो दिया था। इसके अलावा जब से उन्होंने बयान दिया है उसमें हम थोड़ी सी तेजी हमने खैबर पख्तूनख्वा में भी देखी है। ये 190 मिलियन पाउंड केस है जिसमें जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके आजम खान, उनको और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक, उनको बतौर गवाह जो है वो तलब किया गया है। तो परवेज खटक साहब को धमकी दी है जो अली अमीन गंडापुर हैं उन्होंने कि अगर जो है वो झूठी गवाही दी इमरान खान के खिलाफ तो फिर आपको हम वापस नहीं आने देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी उन्होंने स्टेटमेंट दी परवेज खटक साहब के हवाले से, और वो कल ही इमरान खान साहब से मिल के आए थे। तो वहां पे उन्होंने उनको एक तो ये कहा कि यूनिटी रखें, जो इख्तलाफात हैं वो खत्म करें या एक दूसरे के खिलाफ जो है बयानबाजी खत्म करें, और जो एहतजाज है, तहरीक है, उसको जो है वो आप आगे लेकर चलें, जो इमरान खान साहब ने कहा। आखिरी बात कि आज PTI का जलसा था वो मनसूख हो गया है। उसमें जो हमने कल एक टॉपिक पे बात की थी कि जो हुकूमत वक्त है उसकी जानिब से भी कोई स्पेस थोड़ी सी देनी चाहिए। तो हमने आज देखा कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पहले तो इजाजत नहीं दे रहे थे, 4 जुलाई को उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जो है वो NOC दिया कि 6 जुलाई का NOC दे रहे हैं, और कल शाम को तकरीबन 7-8 बजे जो कमिश्नर है इस्लामाबाद के, उन्होंने वो NOC जो है मनसूख कर दिया और ये कहा कि वो सिक्योरिटी की वजूहात हैं। और आजम नज़ीर तारड़ साहब का मैंने बयान सुना, उन्होंने कहा कि वो जो तरनोल का इलाका है जहाँ पे ये जलसा होना है वो हसास इलाका है। तो मैं हैरान हो गया कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने एक हसास इलाके में उनको जो है वो इजाजत दे दी कि आप जो है वो जलसा कर लें, उसके बाद उसको मनसूख कर दिया और आज उनका फिर जलसा नहीं हो सका कि उस हसासियत को खत्म करे और सिक्योरिटी को मेंटेन करे। और क्या करना है, की जिम्मेदारी है कि सिक्योरिटी इंश्योर करे आम सिटीजन्स को जो भी वहां पर जलसा करना चाहता है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत की जानिब से सेनेट में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर किया गया था, लेकिन इस पर कई सवालात उठ चुके हैं। तरमीमी बिल के तहत इलेक्शन कमीशन अब रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस को बतौर ट्राइब्यूनल जजेस तैनात कर सकेगा। अपोजिशन ने इस बिल पर एतराज़ात उठाए हैं। PTI के जो सेनेटर अली जफर साहब, उन्होंने ये कहा कि ये बिल असल में हुकूमत की बदनीयती पर मुश्तमिल है और इस कानून के पीछे नीयत ये है कि गैर मुंतखब लोग जो ताकत में आ गए हैं उनको ताकत में ही रखा जाए। अगस्त 2023 में वो ये कहते हैं कि उन्हीं की पार्टी यानी PDM की जब हुकूमत थी तो उसमें वो तरमीम हुई थी जिसमें इंसाफ के लिए हाजिर सर्विस जजेस ट्राइब्यूनल लगेंगे, ये कहा गया था। मगर अब वो कहते हैं कि जी खुद ही इसमें तरमीम कर दी गई है, मजीद इसको रिवर्स कर दिया गया है एक बार फिर से, और अब हाजिर सर्विस और रिटायर्ड दोनों की बात की जा रही है। तो क्या वजह बनी इसको रिवर्स करने की, इसमें एक तरमीम नई ऐड करने की? राव खालिद साहब, क्या इसमें हुकूमत की कोई बदनीयती आपको नज़र आती है? हुकूमत की नेक नीयती भी नजर नहीं आती अगर बदनीयती नहीं है तो। क्योंकि बात यह है कि आप ट्रिब्यूनल की तश्कील जो है जी जब हुई है, जिस वक्त वो उसमें 4 सूबों की और एक फेडरल की हुई है इस्लामाबाद की, तो हम मुहर्रकात देख लेते हैं उसको। हम जब एक एक करके एनालाइज करते हैं, तीनों सूबों का देख लें, कोई वहाँ पे ट्रिब्यूनल का इशू नहीं है, कोई ट्रिब्यूनल चेंज करने की बात नहीं हो रही। जो समाअतें हो रही हैं उसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं हो रहा। 2 जगह के ऊपर प्रॉब्लम है हमें।
एक फेडरल कैपिटल में जो हुआ, शुरू तो वहाँ से हुआ बेसिकली, जो जहांगीरी साहब ने जब केसेस में उनको कहा कि जी ले आए अपने फॉर्म 45 वगैरह सारे साथ एफिडेविट भी दें, और झूठे एफिडेविट ही देने, सच्चे देने हैं, तो अगर झूठे हुए तो जेल भी भेज जा सकते हैं आप। अच्छा, वहाँ से मामला शुरू होता है। और पंजाब में क्यों है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे दोनों हुकूमतें फॉर्म 47 वाली। जिस दिन ये शुरू होंगे ये ट्रायल या चीजें होंगी, या वहां से फॉर्म 45 एफिडेविट के साथ मांगे जब जा रहे हैं दिए जाएंगे, तो उस वक्त क्या सूरत हाल होगी। और मजे की बात यह, दोनों हुकूमतें हैं, पावर में हैं और तगड़ी हैं, उनको पूरी हर तरह की सपोर्ट हासिल है। वो लेजिस्लेशन भी कर सकते हैं, वो ट्रिब्यूनल को रोक भी सकते हैं, वो किसी जज को उठा के कहीं फेंक भी सकते हैं, क्योंकि हुकूमत में बैठे हैं। वजीर कानून उनके जो है, उनके पीछे वकला की कुव्वत भी मौजूद है, वो बड़े एक्टिव, यानी वकला की सियासत में बहुत एक्टिव रहे, आसमा जहांगीर के ग्रुप के हैं, तो ठीक है, उनको सूट नहीं करते कोई भी गैर जानिबदार फेयर कोई भी ट्रिब्यूनल हो, उनको बिल्कुल सूट नहीं करते। क्योंकि जिस दिन ये ट्रिब्यूनल केसेस डिसाइड करना शुरू करेंगे, इवन सुनना शुरू किया था तो ये प्रॉब्लम होगी, जब ये डिसाइड होंगे तो आप देखें कितनी बड़ी आफत उसमें आएगी। इसमें जो बुनियादी एक चीज समझने की है कि हमारा जो पूरा इंतखाबी अमल जिस तरह से हुआ है, 90 दिन में इलेक्शन ना कराना एक आईनी वायलेशन थी वो, फिर उसके बाद आपने कानून की खिलाफ वर्जियां देखी। फॉर्म 45 जो है वो अपलोड होना होता है उसके ऊपर, गूगल के ऊपर जो ड्राइव पे कर रहे हैं, वेबसाइट पे उन्होंने अपलोड करना होता है, वो टाइमली अपलोड नहीं किया, अभी तक हो रहा है। परसों रिपोर्ट आई है पतन की कि जी अभी दोबारा से दूसरी तीसरी दफा हल्कों के किए जा रहे हैं, वो चेंज कर करके कोई हाथ से लिख के भी फॉर्म भर दिए, जबकि वो प्रिंटेड फॉर्म होता है। तो इस किस्म की चीजें अभी तक हो रही है, यानी कानूनी खिलाफ वर्जियां मुसलसल हो रही हैं। फिर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है। बैट हमने देखा रिजर्व सीट्स में बैट का फैसला जो है चीफ जस्टिस साहब और उनके जो साथियों ने किया, वो और पूरी की पूरी कोर्ट 13 के 13 जजेस इस पे मुत्तफिक हैं कि जो फैसला हुआ उसकी गलत तशरीह की इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल सही बात है। तो क्या इलेक्शन कमीशन में बिल्कुल कोई नालायक लोग बैठे हैं या उनको समझ नहीं है कानून की, आइन की और चीज़ों की, कि वो अपनी वेबसाइट पे एक पार्टी का नाम रखते हैं लेकिन अमलन कहते हैं कि जी नहीं, आप पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती आपकी, आप जाएं भाग जाएं यहाँ से। तो ये जो खिलाफ वर्जियाँ मुसलसल हुई हैं, एक सीरीज ऑफ वायलेशंस है आइन और कानून की। तो उसके नतीजे में जो एक हमारी ओवरऑल इंटरनल बात नहीं कर रहे, इट्स नॉट अबाउट पीटीआई के पीटीआई को मसला होगा या फायदा होगा या नुकसान होगा। आपकी ओवरऑल पहले दिन से 8-9 फरवरी से जो रेपुटेशन है इलेक्शन कमीशन की, हमारे निज़ाम अदल की, हुकूमत की क्रेडिबिलिटी की, उसकी राइटली इलेक्टेड जो होती है उसकी ये है कि कोई उनको मुबारकबाद देने को तैयार नहीं, कोई उनको तस्लीम करने को तैयार नहीं। तो इस सूरत हाल में आप ये ट्रिब्यूनल बना के क्या हासिल कर लेंगे? इसी हुकूमत जो ऑलरेडी आपने बना लिया, उन ट्रिब्यूनल से करवाएंगे ना, इंडोर्स करवा लेंगे आप ज्यादा से ज्यादा, उससे क्या होगा? दुनिया तो मान नहीं रही। सही बात है। तो इसका मतलब ये आप भले उल्टा लटक जाएं, आपको लेजिटिमेट गवर्नमेंट के तौर पे आपकी एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। आप ट्रिब्यूनल बनाएं, भले जो मर्जी करें, तो भले आपको रिजर्व सीट भी सारी मिल जाए दोबारा से, 2/3 मेजोरिटी ले ले आप, यदि उस पर आपको लेजिटिमेसी नहीं मिल सकती, ना मुल्क के अंदर को मानने को तैयार है, ना मुल्क से बाहर को मानने को तैयार है, तो आप अचीव क्या करना चाहते हैं? सही बात है। क्या आप ये चाहते हैं कि आप हुकूमत में बैठे रहे और इमरान खान को वो 5 साल का जो आपका मंसूबा है जेल में रखने का, उस पर अमल दरामद के लिए आप इतनी खेचल कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतनी चीजें आप यानी कह लें कि बिल्कुल एक नेकेड किस्म की आप वायलेशन किए जा रहे हैं, मुसलसल परपेचुअल वायलेशन में आप आइन और कानून की। तो ये हुकूमत के सोचने की बातें हैं। पाकिस्तान को इस वक्त जिन चीज़ों की ज़रूरत है, एक क्रेडिबल गवर्नमेंट की ज़रूरत है, एक ऐसी गवर्नमेंट जिस पे मुल्क के लोग भी जिस पे एतमाद रखे और बाहर की दुनिया भी उस पर ट्रस्ट करे और उनके साथ मामलात करने में दिलचस्पी रखे। क्रेडिबिलिटी बढ़ाने की हम करते रहेंगे तो कोई बेहतरी की सूरत नजर नहीं आएगी। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रेडिबिलिटी बढ़ाने की, रेपुटेशन बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के फैसले करें। नजमू साकिब साहब, तासुर ये है कि हुकूमत ज़ाहिर इन ट्रिब्यूनल्स के ज़रिए कंट्रोल करना चाहती है, क्या आपको लगता है कि वाकई यही इंटेंशन है? और ये कि अगर ये इंटेंशन है तो क्या चैलेंज नहीं हो सकती ये कानून साजी मैलिफाइड इंटेंशन को लेकर? देखिए, सीधी सी बात है, ये मेरा
मेरे पाकिस्तान का, मेरी कौम का, ये तमाम प्रोविंसेस का और ख़ास तौर पे अशराफिया का ये माइंड सेट का मसला है। मैं फिर से कहूँगा, ये मसला लग तो ये रहा है कि ये मसला जो है ये कानूनी है, कि उसमें लाहौर हाई कोर्ट भी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी है, अब तो सेनेट और नेशनल असेंबली भी आ गई, इलेक्शन कमीशन भी है, सुप्रीम कोर्ट भी इसके बीच में है, वगैरह वगैरह, ट्रिब्यूनल्स, ये वो, लग तो ये रहा है। मुझे इसके पीछे नजर आ रहा है माइंड सेट कि मिसाल के तौर पे अगर मेरे बच्चे को मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता तो बजाय इसके कि मैं उसको कहूँ कि बेटा मेहनत करो और अगली दफा नंबर ज्यादा लो, मैं क्या करूंगा, अगर मैं कोई कर सकता हूं तो मैं उधर का प्रिंसिपल चेंज करवा जी जी अगर मेरा फर्ज करें कोई साफ शफाफ किस्म के जज साहब आ गए हैं जिन्होंने इंटेग्रिटी पे सारा यानी अपना वो करियर जो है उन्होंने बनाया हुआ है और उनके पास केस चला जाता है, तो मैं अगर जज को नहीं चेंज करवा सकता तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा जी इस अदालत से दूसरी अदालत में ये जज बायस है, ये माइंड सेट है। इसी तरह से अब आ जाए ट्रिब्यूनल्स पे कि हम रिटायर्ड जज लगाएंगे। बाबा रिटायर्ड जज क्यों लगाएंगे आप? ये जो हाजिर सर्विस जज हैं वो तो यानी उनका दिमाग ज्यादा चल रहा है, उनमें विगर ज्यादा है, एंथुजियाज्म ज्यादा है, उनका हिसाब किताब जो है वो बहुत बेहतर है। मेरे जैसे रिटायर्ड आदमी के मुकाबले में किसी आप सरकारी अफसर को रख दे तो उसमें अपनी मर्जी के चूंकि फैसले चाहिए, और अगर अपनी मर्जी के फैसले नहीं हो रहे तो ये जो दो बातें इसमें से हैं कि या तो रिटायर्ड जज लगाएं जो हमारी मर्जी की बात करेगा, या पूरे का पूरा ट्रिब्यूनल ही चेंज कराने का इख्तियार हमारे पास होना चाहिए कि जो ही हवा का रुख जरा सा दाएं बाएं हो हम उस ट्रिब्यूनल को ही चेंज करवा दें। तो मसला रामीन ये ना सियासी है ना ये कानूनी है, और मैं माफी चाहता हूं कि ये आईनी मसला भी नहीं है, ये मसला माइंड सेट का है। और इस माइंड सेट को जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, कहते रहे आपके ऐसा होना चाहिए, जो हो रहा है, जो नजर आ रहा है वो ये है कि हम अब इस हुकूमत को ले लें। इस वक्त की आखिरी बात, मुझे ये बताएं कि इस हुकूमत के अपने लोगों को क्या एतबार है कि ये वाकई जेन्युइनली आए हैं? यहां से तो बात शुरू होती है। तो हम किस फेयरनेस की, किस फ्री इलेक्शन की, किस डेमोक्रेसी की, किस गवर्नमेंट की और किस रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं? तो इस माइंडसेट को चेंज करना है, कैसे होगा इस वक्त कम से कम मुझे इसका पता नहीं है। बिल्कुल ठीक है साकिब, एक तरफ ज़ाहिर है हम ये देख रहे हैं कि कानून साजी हुई है हुकूमत की जानिब से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पर, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें जिसके बाद पंजाब के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स थे उन्होंने काम रोक दिया है। अब ये दो चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, किस तरह से आप इसको आगे प्रोसीड होता हुआ देख रहे हैं? क्या हुकूमत वाकई इन्फ्लुएंस करना चाहती है आपकी नज़र में भी? एक तो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन, उन दोनों का इस सारे मामले में जो किरदार है उस पर बात करना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन की अगर बात की जाए तो जो सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में जो ट्रिब्यूनल, इवन इस्लामाबाद में जो ट्रिब्यूनल लगाए गए उनमें पैनल जो है वो नहीं मांगे गए। मतलब आपने अगर 2 ट्रिब्यूनल जज लगाने हैं तो ये नहीं मांगा गया कि आप 5 दे दें हम 2 सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं। अच्छा। पंजाब की बारी आई तो पंजाब में जो है वो पैनल मांगा गया, एक बात। फिर अगर ओवरऑल मैं तजिया करूं पंजाब की जो, क्योंकि सबसे बड़ा मसला फार्म 45-47 का जो मामला है वो पंजाब में 180 से ज़ायद पटिशन्स हैं पंजाब में। तो 8 फरवरी से लेकर आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन का किरदार ये है कि खतो किताबत लाहौर हाई कोर्ट के साथ चलती रही है, इख्तलाफ चलता रहा है, हमारा इख्तियार है, हमने ट्रिब्यूनल लगाने हैं, पैनल भेजें, हम उसमें से सिलेक्शन करेंगे। इस चक्कर में पंजाब में 2 या 3 जो ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं, बाकी सारे गैर फाल हैं। तो इससे आप जो है वो उनकी जो जिम्मेदारी उन्होंने उनके ऊपर है उसका अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो रोल था वो उसने किस तरह जो है वो निभाया है। कि लाहौर हाई कोर्ट ने उनको, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अप्रैल में नाम भेजे, आगे से इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई नहीं किया, फिर ऑर्डर किया, फिर नोटिफाई नहीं किया, फिर खुद नोटिफिकेशन कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए।
तो लाहौर हाई कोर्ट के अगर कोई जज 8 जज जो है वो ट्रिब्यूनल तैनात हो गए थे, तो इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, कोई पॉलिटिकल कोई सियासी जमात तो है नहीं कि वो कहेगा कि ये जो 8 जज हैं इनमें से एक जज जो है वो बायस है, दूसरा उसमें ये मसला है, तीसरे में ये मसला है, आप 8 की बजाय हमें 14 भेजें, हम 8 सिलेक्ट करेंगे। इलेक्शन कमीशन कैसे सिलेक्ट कर सकता है? सबसे बेहतर सिलेक्शन तो जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है या मुतलका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कर सकता है, वो जो कंसल्टेशन के साथ। तो ये जो मामला है इलेक्शन कमीशन का जो रोल है उस पर भी बहुत बड़े सवालिया निशान है। जो हुकूमत वक्त है, हुकूमत ने ये किया कि ये 26 जुलाई 2023 को, आज से 1 साल पहले, जब 9 अगस्त को हुकूमत गई थी, तो 9 दिन तकरीबन 13 दिन पहले उन्होंने एक लेजिस्लेशन की कि सिर्फ हाजिर जज जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनेगा, रिटायर्ड जज नहीं बन सकेगा। जब वो जा रहे थे इलेक्शन में, यही पीडीएम की हुकूमत जब इलेक्शन से वापस आए, क्योंकि उनके मफादात, उनकी चीजें जो है वो हिट हो रही थी, मुश्किलात पेश आ रही थी, तो उन्होंने वापस आते अभी जो लेजिस्लेशन की है 4 जुलाई को सेनेट से जो बिल पास हुआ है, मतलब ठीक 1 साल के बाद, तो ये पास किया नहीं, रिटायर्ड जज जो है वो ट्रिब्यूनल तैनात हो सकते हैं, आप ट्रिब्यूनल को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और इसका इतलाक भी माजी से होगा। मतलब 8 फरवरी से आनवर्ड जो चीजें चल रही हैं, इलेक्शन कमीशन उस पर जो है वो कर सकता है। उनको यकीन है रिटायर्ड जजेस पे, ये तो अजीब सी बात है। जी बिल्कुल, तब ऐसे लगता है बज़ाहिर उनके ज़हन में ये था तब कि फेयरनेस होगी, सिटिंग जज जब ट्रिब्यूनल होंगे, लेकिन जब वापस आए तो वो फॉर्म 47 वाला जो मामला हो गया, तो अब जो है वो कह रहे हैं रिटायर्ड जज जो लगाए जाए। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि हुकूमत को किसी हाई कोर्ट ने नहीं कहा कि हाई कोर्ट के जजेस जो है वो कह रहे हैं कि हम काम नहीं कर सकते, हम ट्रिब्यूनल तैनात नहीं कर सकते, हमारा बर्डन ज्यादा है। आज खुद ही हुकूमत ने अज्यूम कर लिया कि ऑर्डिनेंस ले आते हैं, फिर जो है वो कानून साजी की तरफ बढ़ गए, और अब जो है वो उसको आगे जो है लेकर चल रहे हैं। तो बज़ाहिर मेरे ख्याल में हुकूमत की इसमें बदनीति इस लिहाज से जो है वो लगती है कि वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है कि खुद जो है वो उसको उनका मफाद जो है वो इससे जुड़ा हुआ है। और इलेक्शन कमीशन भी कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि इलेक्शन कमीशन भी हुकूमत वक्त के साथ साथ जो है वो चल रहा है, इकट्ठा बेशक ना हो लेकिन साथ साथ चल रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी जोर नहीं दिया कि पंजाब में जब 180 सबसे ज्यादा पिटीशंस हैं तो उनको निपटाने के लिए इकदाम करे। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी, ब्रेक का स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ईरान में होने वाले सदारती इलेक्शन का रन ऑफ मरहला मुकम्मल हो चुका है और मसूद पेज़ेश्कियान सदर मुंतखब हो चुके हैं और उन्होंने शिकस्त दी है ईरान के हार्ड लाइनर सईद जलीली को। अब इस इंतखाब को, यानी इनके सदर मुंतखब होने को ईरान में एक तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि मसूद पेज़ेश्कियान साहब को एक रिफॉर्मिस्ट समझा जाता है या फिर मॉडरेट, मजहबी तौर पर एक मॉडरेट शख्स समझा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ जिनमें हिजाब का कंट्रोवर्शियल कानून ईरान में जो मौजूद है उसके ऊपर उन्होंने कई दफ़ा बात की है। उस कानून में नरमी लाने की उन्होंने बात की। जब महासा अमीनी का वहाँ पर कत्ल कर दिया गया था इस वजह से कि उसने हिजाब नहीं लिया हुआ था, कस्टडी में लेके गए, उसको कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश उसके घर वालों को दे दी गई, तो उस पर भी उन्होंने बड़ा अहम बयान दिया था कि ये इस्लाम हमें बिल्कुल भी नहीं सिखाता है। तो उम्मीद की जा रही है कि शायद वो कोई ऐसी रिफॉर्मिंग किस्म की पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कराएं ईरान में। दूसरी बात ये कि जो वेस्ट को लेकर एक पॉलिसी है ईरान की, उसमें भी वो कुछ नरमी लेकर आना चाहते हैं। ऐसा उन्होंने अपनी कैंपेन्स के दौरान कहा है कि ताल्लुकात थोड़े से प्रैग्मेटिकली लेके चलना चाहते हैं वो मगरबी ममालिक के साथ, ख़ास तौर पर अमेरिका के साथ। तो क्या ये एक तब्दीली है? क्या ईरान में तब्दीली आ चुकी है? नजमुल साकिब साहब। सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ मुख्तसरन। सबसे पहले तो मैंने जब इनका नाम देखा ना नए सदर का, तो मुझे ठीक तरह से प्रोनाउंसिएशन का चूंकि नहीं पता था, तो मैंने बलूचिस्तान में कोयटा में अपने 2 दोस्तों को डॉक्टर इरफान बेग साहब को और बैरम गौरी साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा आप लोगों को फ़ारसी आती है, ज़रा मुझे करवा दें, क्या ये मसूद वही है जिस तरह हमारे मसूद साहब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के हैं वो हैं? अच्छा, वो भी डिफरेंट है। उन्होंने मुझे बताया कि सबसे पहले ये मसूद नहीं है, ये मासूद है। दूसरा उन्होंने बताया ये जो पेज़ेश्कियां है ना, इसका मतलब है मुआलिज, यानी इसका मतलब फारसी में डॉक्टर है। अब अगर ये गलत है तो ये मेरे दोस्तों से पूछें आप, लेकिन मुझे ये समझ आई
कि इनका मतलब, और वो हैं भी, जी जी, वो हैं भी एग्जैक्टली प्रोफेशनली, वो दिल के वो जो होते हैं ना कार्डियोलॉजिस्ट हैं। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इनका दायरा इख्तियार कितना है किसी भी सदर का ईरान में। जी, वो सरबराह हैं हर चीज की, खास तौर पे दाखिली और खारजी अमूर में जो अहम फैसले करने हैं और थोड़े से कम अहम फैसले करने हैं वो उन्होंने ही करने हैं। जी बिल्कुल। और बाकी सारे लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और इस सदर के बदलने से रईसी साहब की यानी एक वो नागहानी मौत होती है सदर रईसी की, उसके बाद से ये यानी इलेक्शन, फिर उसके बाद रन ऑफ, ये वो, तो सबसे पहले तो दाद देते हैं अपने ईरानी बहन भाइयों को कि इन्होंने बजाय इसके कि इसको सेंसेशनलाइज करें, उन्होंने सबसे पहले यानी जो यानी वो जो होता है ना थोड़ी देर के लिए सदर बनाते हैं आप, उसको बना दिया एडहॉक या यानी इंटरम, उसके बाद इलेक्शन कराए और फेयर एंड फेयर, किसी की जगह से धांधली की आवाज नहीं आई। पहले तो उनको मुबारकबाद। दूसरा ये कि ये तब्दीली लानी, जिस तरह आपने पूछा कि जी वेस्ट में सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ईरान के ताल्लुकात जो हैं वो अमेरिका से, या ईरान के ताल्लुकात इजराइल से, या खित्ते में जो मिडल ईस्ट की आपकी पावर पॉलिटिक्स है उसमें किसी किस्म का, या ईरान कहे कि जी अब यानी हिजबुल्लाह से मैंने हाथ उठा लिया है और फलां फलां, इसका कतई तौर पे कोई चांस नहीं है। फर्क कहां पड़ेगा? कहां? ये जो है ये जलीली साहब को हरा के आए, इसका मतलब है कि वो जो अल्ट्रा कंजर्वेटिव था ना आपका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, उसको इन्होंने हराया और बड़े मार्जिन से हराया। बिल्कुल ठीक है। ये आपको थोड़ा सा बताता है कि इस वक्त थॉट प्रोसेस क्या है ईरानी लोगों का, अवाम का माइंड सेट। तो यूं समझिए कि तब्दीली अगर किसी किस्म की आनी है आइंदा 10 बरसों में, 20 बरसों में, तो उसकी तरफ ये एक छोटा सा कदम है और अवाम ने ये इशारा दिया है। ये क्या कर सकते हैं? ठीक है, इनकी उसी हद तक है कि जो भी बात होगी, पॉलिसी मैटर होगा, उसकी टोन और उसका टेनर, उसका अंदाज और हिसाब किताब जो है उसमें ये तब्दीली ला सकते हैं, लेकिन जो बॉटम लाइन होगी वो वही रहेगी। इस वक्त की आखिरी बात जी। उन्होंने अभी तक जो बयानात दिए हैं उसमें से सबसे अहम बयान जो है ना, जो मुझे बड़ा खुशाइंद लगा, पाकिस्तान के हवाले से, मशरक़ वुस्ता के यानी जो आपकी हिसाब किताब है उनके हवाले से, अमेरिका के हवाले से, और उनका जो खासतौर पे एटमी प्रोग्राम है, उन्होंने कहा कि सबकी तरफ दोस्ती का कदम बढ़ाएंगे। ठीक है। अब ये ईरान का प्रेसिडेंट इससे आगे जा नहीं सकता। अच्छा। अब यह कि दोस्ती किससे करनी है, किस हद तक करनी है, ये खामेनेई साहब बताएंगे। ठीक है। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है कि क्या कोई पॉलिसी चेंजेस लेकर आ सकते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है बहैसियत प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उन्होंने काफ़ी सारे वादे भी किए और काफ़ी सारे अज़ाइम का भी उन्होंने इजहार किया है। पहले तो मैं नाम के हवाले से बात कर लूँ। जो ईरानी सफारत खाने की तरफ से नाम आया है वो उसमें जो मसूद पेशकियान लिखा हुआ है, शीन के साथ लिखा हुआ है और मसूद ही लिखा हुआ है। तो मुझे पता नहीं था कि फारसी में इसको किस तरह प्रोनाउंसिएट करते हैं, वरना मैं अपनी बेगम साहब से पूछ लेता। वो मास्टर्स है पर्शियन में और पंजाब यूनिवर्सिटी की बड़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। अच्छा, तो मैं उनसे पूछ लेता, पूछूंगा बल्कि जरूर, हमें भी बताइए क्या उसको प्रोनाउंसिएट करते हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक मैं इलेक्शन पे जरा थोड़ा सा कर लूं कि इलेक्शन, ये रन ऑफ इलेक्शन था। जी जी। रन ऑफ इलेक्शन का मतलब यह है कि 50% से कम कैंडिडेट ने वोट लिए थे। वहां पे वोटर्स की दिलचस्पी कम हुई है, टर्न आउट कम रहा, जिसकी वजह से ये रन ऑफ उनको करना पड़ा। ठीक है। एक तो ये रिफॉर्मिस्ट है, इनका जीतना इटसेल्फ साबित करता है कि लोग वहां पे जो एक पाई जाता है सेंटिमेंट तब्दीली का या उसको चेंज करने का जो पाया जाता है, अल्ट्रा कंजर्वेटिज्म को खत्म करना चाहते हैं। वो भी इसलिए खामोश रहे हैं कि वो समझते हैं कि तब्दीली आ नहीं सकती, बिला वजह वोट डालने की जरूरत क्या है। तो दैट मीन्स के एक अंडर द सरफेस कुछ सिमर कर रही है इस किस्म की चीजें जो चेंज होनी है। जहां तक उनकी पॉलिसी का बड़ी बिल्कुल दुरुस्त कहा नजीम साहब ने कि जो तब्दीली है वो, क्योंकि ऊपर जो ओवरऑल क्या कहते हैं उसको, ओवर आर्किंग जो उनका है स्ट्रक्चर है, हाँ जी, स्ट्रक्चर है, रूहानी पेशवा है, फिर उनकी जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, वो गार्ड्स हैं, उनके नेशनल गार्ड्स जो हैं, वो सारा उनका इन्फ्लुएंस इस किस्म का, पार्लियामेंट इवन कि आप कोई भी पॉलिसी बनाना चाहे, कुछ भी करना चाहे, वो आप
आगे नहीं चल ताकत का सकते। सरचश्मा एक। दूसरी सबसे बड़ी हर्डल जो मुझे लगती है, न्यूक्लियर डील के हवाले से जी। बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई थी 2015 में। जी जी वो ट्रंप ने अचानक आगे खत्म कर दिया। हाँ, बिल्कुल। 2018 में उसने कहा हम नहीं करते भी, भाग जाओ। जी 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 ठीक है, अब आगे ट्रंप के आने के चांसेस हो रहे हैं। अगर ये कोशिश भी करें उस मामले को Engage बेहतर करने करने की। की या ताल्लुकात बेहतर बनाने की, तो ट्रंप साहब आ गए तो फिर तो वो नहीं चलेगी ट्रंप कर मामला देंगे। आगे। ठीक है। तो इस तरह से हमें को बहुत बड़ी वो चलती नहीं है, लगती नहीं है चीज। इंटरनल प्रेशर जो है ना वो इस किस्म के हैं कि ये एक हद से आगे ये एग्री कर तो नहीं जा सकेंगे कभी भी। ठीक है, उनका एजेंडा है, वो बात भी करते हैं, पब्लिक स्टेटमेंट भी देते हैं, लेकिन मुझे लग ये रहा है इस इलेक्शन के रिजल्ट से कि जो अंदर एक लावा पक रहा है, कोई और एक इनकलाब ईरान में ना आ जाए। अच्छा साकिब, आपको क्या लगता है ये सदर का मुंतखब होना मसूद साहब का, क्या अवामी सेंटिमेंट इससे हम जज कर सकते हैं कि अब अल्ट्रा कंजर्वेटिज्म को ये नहीं इसके हामी अवाम वहाँ के? बिल्कुल, जो रिज़ल्ट्स हैं उनको देखकर तो यही लगता है, बल्कि पहले 28 जून को फिर 5 जुलाई को जो मतलब ये रिज़ल्ट्स आए हैं, तो वो देखा जाए तो तकरीबन 30-35 लाख वोट जो है वो उनसे ज़्यादा लिए हैं अपने जो उनके मद्दे मुकाबल थे। तो उसको देखकर तो यही लगता है कि अवामी जो सेंटिमेंट है वो उसकी तरफ ही जा रहा है। वो सख्त गिर का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे ईरान में, उसको उन्होंने बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो रिजेक्ट ही किया है। और जो साबिक कोई सदूर थे, वज़ीर ख़ारजा थे मोहम्मद जवाद ज़रीफ, वो साबिक सदूर जो इस्लाह पसंद थे, वो भी इनकी जो है वो हमायत कर रहे थे। फिर इनका जो 16 जून इस लिहाज से आप ये कहें कि जो मगरिब के साथ बात करने के हवाले से भी इन्होंने बात की थी कि वो आगे बढ़ाएंगे, और जो पाबंदियां हैं उनको ख़त्म कराने के हवाले से भी जो मुज़ाकरात हो रहे थे उनको भी कोशिश करेंगे ताकि जो माशी हालात हैं ईरान के उनको जो है वो बेहतर बनाया जा सके। और हिजाब के हवाले से, जिस तरह आपने इंट्रो में भी बताया कि हिजाब के हवाले से जो वहाँ की जो अखलाकी पुलिस है उसके हवाले से ये बताया जाता है कि किसी मौके पे इन्होंने उसको गैर अखलाकी कहा कि फोर्सफुली हिजाब जो ख़वातीन को हिजाब के लिए जो कहना, उस पर जो है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने तनकीद की। इसके अलावा जो समाजी इंसाफ और तरक्की, इस्लाहात और रोज़गार के, ख़ास तौर पर रोज़गार के मौक़े और जो मईशत है उसकी बेहतरी का नारा लेकर ये आए हैं। लेकिन नजम साकिब साहब ने जिस तरह कहा कि जो अल्टीमेटली जो फ़ैसले हैं, बड़े फ़ैसले हैं जो उनके इंटरनल या एक्सटर्नल सतह पे, वो फ़ैसले जो है वो खामनाई साहब जो है वो करते हैं। अगरचे इनका इन्फ्लुएंस या बतौर सदर इनकी इनपुट तो काफ़ी रखती है, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव तो आ गए कि अवामी जो है वो नुमाइंदे हैं, जीत के आए हैं। इससे कबल ये 5 बार पार्लियामेंट में भी रह चुके हैं, नायब सदर हैं। फिर जो ईरानी इनकलाब था उससे पहले जो है वो इन्होंने ये डॉक्टरेट की थी, तिब की जो डिग्री है उससे पहले की ली हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत पुराने हैं, सीजनड हैं, तजर्बाकार हैं, तजर्बा भी इनके पास मौजूद है। ऐसे लगता है कि शायद जिस किस्म का विजन लेके वो इलेक्शन में आए और इलेक्शन में आने के बाद जो बात कर रहे हैं उस पर शायद जो है वो ईरान के लिए कुछ बेहतर जो है वो कर सकें। ठीक है। और राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है कि जो गाज़ा और इजराइल का भी ज़ाहिर मसला चल रहा था, उसमें भी ईरान की बड़ी एक कलीदी है इस वक्त सिचुएशन रही है, अमेरिका का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो इस चीज़ को लेके भी आप समझते हैं कि कोई तब्दीली आएगी या किस तरह हैंडल किया जाएगा या मामला कुछ बेहतर होंगे? मेरा ख्याल है इसराइल के ऊपर जो स्टेटेड पॉलिसी है ईरान की, उस पर तो कोई डिसएग्री नहीं करता। ठीक है। ईरान के अंदर से, ठीक है। तो इसलिए ये खुद भी यानी कोई उसमें नरमी या तब्दीली खुद भी ख्वाहिशमंद उसके नहीं होंगे। ठीक है। लेकिन एक बात उन्हें बड़ी इंपॉर्टेंट की है, साकिब बशीर की बात से मुझे याद है, उनको भी पता है कि किस किस्म की रुकावटें उनके रास्ते में हो सकती है। इसलिए उन्होंने अपने खिताब में ये कहा है कि मुंतखब नुमाइंदे को उसके अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले लेने की इजाज़त होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा असर्ट करेंगे पोजीशन को। और दूसरा, अल्लामा इकबाल से बड़े मुतासर है। अच्छा। ईरानी एम्बेसी ने आज शेयर की है उनकी नज़्म अल्लामा इकबाल की, कि उन्होंने पर्शियन में बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पेश की थी
इन्होंने बड़े उसके अल्लामा इकबाल के फॉलोअर्स में से हैं, तो इनकलाबी तो है तबीयत से। अब किस हद तक वो इनकलाब आता है या लाते हैं मिलेगी या नहीं, या फिर इमरान खान साहब वाला हाल होता है आखिर पे। अच्छा, और पाकिस्तान के साथ ला पाएंगे या इमरान खान साहब बनेंगे। ठीक है, ये बड़ी मजेदार आपने बात की। अच्छा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पे भी अगर आप थोड़ा सा कमेंट कर दें, ईरान के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात, गैस पाइपलाइन का मंसूबा। ऑब्वियसली देखिए, पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात जो हैं वो बिहाइंड द सीन भी और सामने भी बिल्कुल वो हमेशा से बहुत कॉर्डियल और बरादराना रहे हैं। आप देखें कितनी सीरियस सिचुएशन पैदा हो गई थी, लेकिन स्टिल पाकिस्तान और ईरान ने फौरी तौर पे उसको सॉर्ट आउट किया और मामलात को बेहतर किया। मेरा ख्याल है पाकिस्तान और ईरान के हवाले से बेहतरी हो सकती है, और हम जा भी बेहतरी की तरफ रहे हैं। कोई खराबी की सूरत मुझे नजर नहीं आती, और खास तौर पे जिस किस्म का इनका विजन है उसमें मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हवाले से ताल्लुकात जो हैं उसमें उनकी जो हायर लीडरशिप है, स्पिरिचुअल लीडरशिप है, उनको भी बहुत कोई कंसर्न भी नहीं है, और मेरा ख्याल है वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मामलात बेहतर से बेहतर हों। तो इसलिए ये वाहिद मेरा ख्याल है एक इशू होगा जिस पे उनको शायद कोई बहुत बड़ी रुकावट का सामना ना करना पड़े। ठीक है, नजमुल साकिर साहब, क्या सवालात लेकर आए हैं आज आप नाजरीन के लिए? जी शुक्रिया रामीन। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है जी। हैरान कुन खबर है, खबर मिली है कि कस्टम के 13 मुलाजमीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ग्रांट्स लेते हैं। 13 मुलाजमीन, और वो भी कस्टम डिपार्टमेंट के। अच्छा, यानी आलम ये हो गया, हालात इस कदर दिगरगू हो गए। ज़रूरी सवाल ये है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए, सिर्फ कस्टम नहीं, तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए बेनज़ीर प्रोग्राम के तर्ज पर शहबाज शरीफ इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू करने का इरादा मौजूदा हुकूमत रखती है कि नहीं? ठीक है। आज का गैर जरूरी सवाल जी। इत्तला मिली है कि अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी एक मर्तबा फिर मनसूख हो गए हैं। गैर जरूरी सवाल यह है कि वजीर आला केपी के वारंट गिरफ्तारी हर वक्त तैयार होते हैं या जूं ही जरूरत पड़ती है जारी कर दिए जाते हैं? बवक्त ज़रूरत जारी कर दिए जाते हैं। नाज़रीन, ये सवाल छोड़ के जा रहे हैं, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।